मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो पूरी नफ़रत है, सियासत है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है या आरएसएस का कोई डीप एजेंडा है? यहाँ के मुसलमान अपने को महफूज नहीं समझते हैं। दलितों को ये लगता है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन है, मुसलमानों को ये लगता है सेकंड क्लास सिटीजन। तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी किसके लिए? दो दोस्तों के लिए। अब जिस जज से लोगों को बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने संविधान से संवाद बंद करके सीधे ईश्वर से संवाद शुरू कर दिया। तो अब संसद में या माहौल में कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? फर्क है। मैं आपको बताऊं, वक्फ पे अगर इनको जेपीसी जाना पड़ा जी, तो उस फर्क का उसी का नतीजा है। फर्क है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर इनको फिर से कमेटी में जाना पड़ा, ये उसका नतीजा है। राहुल गांधी पर इल्जाम लगता है सॉफ्ट नेटवर्क का। तुम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, यूसीसी पे से पहले इस पर तुम्हारा क्या नजरिया? इलाके में 5 सीटों पर उनको जीत मिली, 4 को आप लोगों ने तोड़ लिया, तो उनकी सियासत से आप लोग क्यों एग्री नहीं करते? उन पर भी इल्जाम लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो जब तेजस्वी जी के पास नीतीश जी के लोग अप्रोच किए कि बीजेपी हमें परेशान कर रही है, निगलने की कोशिश कर रही है, तो इनकी एकमात्र शर्त, तो इनका मकसद सिर्फ हिंदुओं का वोट लेना है या मुसलमानों को तकलीफ में रखना है इनका? कुछ बचेगा ही नहीं तो घंटा कौन बजाएगा, अजान कौन देगा? कि बांग्लादेश में हो रहा है तो हमारा मिजाज अगर ऊंचा होता ना, महासागर वाला, तो हम कहते हैं हमसे सीखो। हमारा भी रिपोर्ट कार्ड लोग पूछ लेंगे हमारे देश में बीते वर्षों में क्या हालत है कि देश के तमाम मुसलमानों को आपने 24 घंटे के लिए गायब कर दिया। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिक्स का मिजाज नफरत है, आप नए मुसलमान ढूंढ लोगे अपने बीच से, उनसे नफरत करोगे, वो भी नहीं होंगे कई करोड़, अपने परिवार में ढूंढना शुरू कर दोगे अपना टारगेट। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ खुसूसी बातचीत के लिए आज मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर, राज्यसभा के MP और राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रोफेसर मनोज कुमार झा। वैसे आपकी ज़्यादातर पहचान है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के तौर पर, लेकिन अब सियासत में है। मनोज कुमार झा साहब, आप एजुकेशन से सियासत में आ गए और इस वक्त देश भर में आपकी सियासत की चर्चा होती है, आप निशाने पर भी रहते हैं, तो आराम महसूस करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं या ज़हनी तनाव? एजुकेशन से सियासत में नहीं आया, एजुकेशन भी जारी है जी, और सियासत में जितनी पहल हो सकती है, जितनी दखल हो सकती है, उतनी है। परेशानी में नहीं कहूँगा, दोनों एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। एकेडमिक्स एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, लेकिन यकीनी तौर पर जिन वैल्यूज़ के साथ आप एकेडमिक्स में अपनी बात रखते हैं, किसी विषय को समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ उस पे संवाद करते हैं, तो अगर आप सियासत का अल्टीमेट फ़लसफ़ा देखें तो दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हालांकि कई दफ़ा सियासत हाल के दिनों में बहुत मर्की हो जाती है, वो तब थोड़ा सफोकेटिंग लगती है। तो आप पढ़ने के ज़माने में एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट सियासत में? स्टूडेंट सियासत में था एक्टिव, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा तकरीबन मास्टर्स तक। फिर उसके बाद PhD में थोड़ी, चूँकि विषय भी मेरा था, मैंने दंगों पे काम किया है, तो फिर उसके बाद थोड़ा एक पीरियड रहा। किस दंगा पे काम किया? अगर सच कहूँ तो मूलतः भागलपुर के दंगे पे काम किया। अच्छा, 1989 का जो 1989 का दंगा था, वो गुजरात से पहले का एक ऐसा दंगा था जिसमें वहशीपने का जो मंजर हमने देखा था। उस वक्त तो मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था जब वो दंगा हुआ, लेकिन जब मैं आया नौकरी में, मेरी पहली नौकरी जामिया मिलिया में थी और प्रोडक्ट DU का था, तो लेकिन DU में मैंने रजिस्टर किया अपने को PhD में इन्हीं विषय पे, और लिखने के दौरान ही गुजरात हो गया, तो उसका भी समावेश उसमें आया, वो भी इनकॉर्पोरेट हुआ। और कई सारी चीज़ें जो उस वक्त हमने काले बादल देखे थे, चाहे भागलपुर हो या गुजरात हो, वो काले बादल जो उस वक्त कुछ लोकेलिटी में कन्फाइंड दिखते थे, आज मुल्क में कई तरफ वो काले बादल हैं। जैसे पहले का दौर था, 1989 का गुजरात फसाद हुआ, 2002 हुआ, उससे पहले जमशेदपुर का फसाद हुआ, 93 में बड़े बड़े फसादात हुए। इधर आकर के मोदी एरा में मोदी की तरफ से कहा जाता है कि कोई फसाद हमने नहीं होने दिया, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये बड़ा एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जी? मेरा मानना है कि फसादात पहले होते थे, दंगे होते थे, लेकिन सुलह एक नेचुरल टेम्पलेट था इस देश का।
दंगे बहुत हुए, पार्टीशन में हुआ। पार्टीशन को अगर आप देखें, जो तकसीम हुआ इस देश का, दोनों तरफ कितना कुछ लिखा गया। मतलब आज भी तमस आप पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप मतलब भीष्म साहनी जी का, असादत हसन मंटो का पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कृष्णचंद्र हो, राजेंद्र सिंह बेदी हो, तमाम लोगों ने जो लिखा, इंतजार हुसैन का कि आप उनके अफसाने पढ़िए, तो वो दर्द है। आज के दौर में जो हो रहा है उसको आप ओपन दंगा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो साइलेंस करने की, मार्जिनलाइज करने की एक ऐसी पॉलिटिक्स है, एक ऐसा उपकरण है जो दंगों से कम भयावह नहीं है, और वो हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। उनके लिए भी जिनको लगता है इससे उनके वोट बढ़ रहे हैं, कहाँ तक बढ़ेंगे? थ्रेशोल्ड होता है। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी कहते हैं, कुछ बचेगा ही नहीं तो घंटा कौन बजाएगा, अजान कौन देगा। मतलब मैं एक चीज अभी स्मरण होया तो मैं बोल रहा हूँ। अभी हाल के दिन में किशनगंज था, नहीं अररिया, सॉरी, यात्रा में थे। नहीं, मैं प्रमंडल का प्रभार मुझे नेता प्रतिपक्ष और मेरे दल ने दिया है। तो अररिया में एक वक्त में मैंने, इधर अजान शुरू हुई, उधर मंदिर का घंटा बजा। पता नहीं वहां चर्च है कि नहीं, लेकिन ये इस मुल्क की पहचान है बिल्कुल कि मस्जिद की अजान, मंदिर का घंटा और मास प्रेयर के लिए कॉल चर्च में, ये सारी चीजें आपस में झगड़ती नहीं थी पहले। मैं कह रहा हूं कि फसाद पहले भी होते थे, लेकिन बैठ के सुलह करने की कोशिश होती थी। आज तो आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। आप एक पूरी कौम को इनविजिबलाइज कर रहे हैं, एज इफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और ये कहानी वहीं नहीं रुकेगी। मैंने सदन में कहा था हाल के दिनों में कि फर्ज करो कि देश के तमाम मुसलमानों को आपने 24 घंटे के लिए गायब कर दिया, लेकिन अगर आपकी पॉलिटिक्स का मिजाज नफरत है, आप नए मुसलमान ढूंढ लोगे अपने बीच से, उनसे नफरत करोगे, वो भी नहीं होंगे कई करोड़, अपने परिवार में ढूंढना शुरू कर दोगे अपना टारगेट। इसका दिस मस्ट एंड। तो मुसलमानों के खिलाफ जो पूरी नफरत है, सियासत है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है या आरएसएस का कोई डीप एजेंडा है? मेरा अल्टीमेटली अगर आप देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, कई दफा लोगों को लगेगा हम लोग पेसिमिज्म में ना रहें, लड़ना है। अभी हाल में मैंने सदन में एक बात कही थी, मैं दोहरा रहा हूं आपके माध्यम से। हिंदुस्तान साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश है, हम सब एक हिस्सा थे ना। बिल्कुल। आज जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, हम सब एक हिस्सा थे। तो हमारी जो मिट्टी है ना, वो एक रही है, एक लेवल पर इतिहास भी एक रहा है। आज भी बहती हवा के बीच में कोई सरहद नहीं हो पाई है। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि उत्तर भारत में सर्दी और बढ़ेगी क्योंकि ईरान से हवाएं आ रही। उसको कैसे रोक दोगे भाई? उसको तो वीज़ा नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन मैंने सदन में कहा कि बांग्लादेश में हो रहा है तो हमारा मिजाज अगर ऊंचा होता ना, महासागर वाला, तो हम कहते हमसे सीखो। हमारा भी रिपोर्ट कार्ड लोग पूछ लेंगे कि हमारे देश में बीते वर्षों में क्या हालत है माइनॉरिटीज की, लिंचिंग पे चुप्पी क्यों छा जाती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये परिस्थितियां बदलेंगी। और ये सिर्फ वोट बैंक में कहूंगा, वोट के लिए इन्होंने कोशिश की है, लेकिन लोग जब देख लेते हैं कि अरे इसके आगे क्या। बीता 2024 का चुनाव भले इंडिया ब्लॉक विकल्प ना बन पाया हो पूरी तरह से, लेकिन एक तो चीज हो गई ना, उम्मीद पैदा हो गई लोगों को, एक उम्मीद। और वो उम्मीद सिर्फ सरकार बदलने की नहीं है, वो सरोकार बदलने की उम्मीद है। अभी मैं बिहार का उदाहरण दूं, बड़ी कोशिश हो रही पोलराइजेशन की। एक केंद्रीय मंत्री फलाना स्वाभिमान यात्रा पे निकल गए थे, हालांकि यात्रा बीच में ही रोक दी जी। तेजस्वी जी को लोग कहते रहे कि ना, मेरा सिंगल पॉइंट एजेंडा है साहब, नौकरी। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है बेरोजगारी से, मेरी लड़ाई बेहतर सामाजिक सौहार्द के लिए है बिहार में। और इसलिए हम अब देखेंगे कि हमने 20 में भी एक दो छिटपुट इलाके को छोड़ करके कम्युनलाइज नहीं होने दिया था। ये कोशिश अगर हर पॉलिटिकल पार्टी करे, ये कोशिश अगर हर इंसान करे,
और ख़ास करके मीडिया का जो एक बड़ा वर्ग है वो अगर करे तो जो तब्दीली 50 वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद होगी वो संभवतः कल हो जाए। लेकिन मीडिया तो अलग ही डायरेक्शन में जा चुका है। जो कुछ माहौल है नफ़रत का, इस्लामोफोबिया का, माइनॉरिटी और दलितों के खिलाफ, मीडिया के उसमें सब ज़्यादा हाथ बताया जा रहा है। देखिए, बस सीधी सी बात बता रहा हूँ। एक बहुत पहले एक स्लोगन था मीडिया के बारे में ही, उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, अंग्रेजी में है, इफ़ इट ब्लीड्स इट रीड्स, यानी कि खून खराबे की बात करोगे तो वो खबर ज़्यादा दिखेगी। कई फिल्में बनी हैं इस पर। एक फिल्म मुझे याद है, सुर्खियाँ, हिंदुस्तान में बनी थी वो फिल्म, कई सारी इस तरह की। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है मीडिया की, अब इनके बॉसेस जो हैं, बिजनेस हाउसेस, देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत है, ये यूं नफरत का कारोबार नहीं बंद कराएंगे ना तो कुछ वर्षों में कारोबार ही बंद होगा। और कारोबार बंद होगा तो क्या बेचोगे तुम? और कुछ मीडिया संस्थानों में मैंने देखा हूं कि थोड़ा एक्ट ऑफ बैलेंसिंग शुरू हुआ है। जी, कुछ एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, उसको पूरी तरह से वो प्यूरिफाई उन्होंने अपने को नहीं किया। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज एक कलेक्टिव के रूप में इन चीज़ों पर विमर्श करे लगातार, और सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, हम अक्सर चुनाव टू चुनाव सोचते हैं। इस देश की ये भी एक दिक्कत है, जिंदगी सिर्फ चुनाव से निर्धारित नहीं होती है। जैसे कल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हम आज आप बैठ करके बात कर रहे हैं और गंभीर मुद्दों पे बात कर रहे हैं। तो ये गंभीरता जनता के बीच 24 घंटे 7 दिन अगर जाए तो सरोकार पर बात होगी। बेरोजगारी, जिस मीडिया हाउस की हम बात कर रहे हैं, 150 लोग अभी हाल में एक संस्थान से निकाल दिए, खबर नहीं बनी कहीं, इसलिए नहीं बनी कि आपने इकोसिस्टम वैसा बना दिया। अच्छा, मुसलमानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, आप भी लगातार बोलते हैं, बहुत सारे लोग मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी उनमें शामिल है, संसद में आवाज़ उठाते हैं। आपको क्या लगता है जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम लीडर है, अपने मसाइल के लिए, अपनी इश्यूज़ के लिए कहाँ तक लड़ाई लड़ रहा है? मुझको लगता है कि देखिए, मैं टिप्पणी करूँ किसी और पे ये उचित नहीं है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा मानना है कि इस देश में वही पॉलिटिक्स मुकम्मल होगी ना जो हाथ पकड़ के चलना चाहती हो, चलना जानती हो। अगर किसानों की लड़ाई है तो मुसलमान दलितों को हाथ पकड़ लेना होगा किसानों का। अगर मुसलमानों दलितों के हकूक की बात है तो किसानों को, मजदूरों को उनका हाथ पकड़ लेना होगा। एक नई तरह की पॉलिटिक्स जिसमें क्लास, कास्ट, कम्युनिटी सॉलिडारिटी हो। क्लास और कास्ट अलग नहीं है। क्लास कास्ट की विसंगतियां कम्युनिटीज के इश्यूज से, एनॉमलीज उसकी डिफरेंट नहीं है। हाशियाकरण की एक ही पॉलिटिक्स, किसानों का हाशियाकरण। अब आप सोच के देखिए, हाल के वर्षों में कभी हमने ट्रेड यूनियन शब्द सुना? नहीं। गायब हो गया। हमारी वोकैबुलरी से ट्रेड यूनियन गायब हो गया। आज अगर कोई ट्रेड यूनियन सड़क पे उतरे तो मीडिया ऐसे प्रेजेंट करेगी कि साहब देश के दुश्मन है ये देश की तरक्की नहीं, कोई भी यूनियन हो, ये देश की तरक्की नहीं होने देना चाहते। देखो तो ये सड़कों पे आ गए, ट्रैफिक को कितनी दिक्कत हो रही है। 4 लोगों को अपने ऑफिस जाने में 20 मिनट लेट होगी तो वो 20 सेंटीमीटर के आकार में खबर छपेगी, 20 कॉलम सेंटीमीटर में, कि साहब 4 लोगों को ऑफिस पहुंचने में देर हो गई। इससे क्या हो रहा है? वर्किंग क्लास सॉलिडारिटी आहत हो रही है। मुसलमान सड़कों पे निकले, अगर आप कहोगे कम्युनल, क्यों साहब? देख करके, शक्ल देख करके। ये भी होता है कि मुसलमान अगर सड़कों पर उतरता है, प्रोटेस्ट करता है, उनका राइट है, तो पुलिस का वहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा बदला हुआ रहता है। नहीं, वो देखिए, पुलिस का रिएक्शन जाहिर तौर पर ज़्यादा है, लेकिन पुलिस का रिएक्शन स्टेट के रिएक्शन का प्रतिनिधित्व करता है। मैं किसी पुलिस वाले को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करूँगा। पुलिस स्टेट की सबसे विजिबल ऑर्गन है, गवर्नमेंट की सबसे विजिबल ऑर्गन है। आप आईएएस को कपड़ों से नहीं पहचानोगे, पुलिस को पहचान जाओगे, क्योंकि वो खाकी वर्दी में स्टेट की वो स्टेट के ऑर्डर को लेके जा रहा है, स्टेट का ऑर्डर है उसको। जब तक स्टेट का चरित्र नहीं बदलेंगे, और वो कैसे बदलेगा? जो मैंने कहा, क्लास, कास्ट, कम्युनिटी सॉलिडारिटी। हाथ पकड़ना हम भूल गए हैं। मैं माफ़ी के साथ कहूँ कि दलितों का आंदोलन हो तो बाकी लोग खड़े होकर देखते हैं कि ये तो उधर वाला आंदोलन है। मुसलमानों के कुछ इश्यूज हो तो बाकी लोग, ये साइलेंट ऑनलुकर की तरह नहीं रहना है। आप एक्टिव होना पड़ेगा, एक दूसरे का आप हाथ पकड़िएगा ना, कोई भी हुकूमत हो,
राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, उस हुकूमत को झटका लगता है। लोगों की तादाद ज्यों ज्यों बढ़ती है, इस तरह की हुकूमत को एहसास होता है कि उसके दिन गिनती के हैं अगर उसने मेंट नहीं किया अपने तौर तरीकों। ये जो नफ़रत या हिंदुत्व वाली बात है, पहले मैं बिहार से हूँ, आप भी हैं, बड़ा अच्छा माहौल था, अभी भी है, लेकिन अब दिलों में एक दूसरे के शक पैदा हो गया है। आपने भी महसूस किया होगा, मैं भी करता हूँ, अभी भी है, आना जाना, मिलना जुलना, और हर जगह गांव मोहल्ले का ही हाल है। तो ये कैसे इतना जल्दी हो गया? क्या पहले से था या सिर्फ 2014 के बाद ये सब हुआ? ख़त्म कैसे होगा? देखो, सोचा था आपसे छोटी बातचीत करूंगा, लेकिन आप लंबा खींचे, मतलब बातचीत, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, पॉलिटिक्स नहीं कहूँगा, मैं सोचता रहा हूँ। मुझे याद है 77-78 में तकरीबन 10 बरस का रहा हूँगा। जनता पार्टी की सरकार थी, मैं अपने गांव जा रहा था अपने बाबूजी के साथ। तो किसी को पूछा मैंने, ये खंडहर नुमा बिल्डिंग कौन सी है? तो बताया गया कि नेहरू के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये बना था, जहां सब लोग एक साथ बैठते थे। मिलन मंदिर नाम था उसका। एक मंदिर नेहरू ने बनाया जिसमें किसी का जाना निषेध नहीं था, और बाकी मंदिर अभी लोग बना रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी के आने के बाद अचानक ये बढ़ा। ये दुराव के बीज कुछ थे, लेकिन हुकूमत का काम है दुराव के बीज को खत्म करना। लेकिन हुकूमत उस दुराव के बीज को अगर ये सोचती है कि ये मेरे बढ़ोतरी का पौधा बन सकता है, कल को पेड़ बन सकता है, तो मुश्किल पैदा होगी, और जो मुश्किलें बीते वर्षों में हुई। लेकिन एक चीज मैं कहूं, मैं बार बार मैं पॉजिटिव इस पर कहता हूं, मुश्किल बहुत है। आपका नाम फलाना है, आपको बेल नहीं मिलेगी, अर्जियां लगती रहेंगी, कोर्ट बैठेगा नहीं, पुलिस औपन्यासिक काल्पनिक चीजों में आपको घेरने की कोशिश करेगी। सबका रास्ता एक ही है, क्लास कास्ट सॉलिडेरिटी बेस्ड आंदोलन। कौन कहां जाएगा साहब? कोई कुछ भी कह ले, पाकिस्तान भेज दोगे हमें? आसान है इतना? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस सब पॉलिटिक्स का एक एक्सपायरी डेट है, और वो आ रहा है। अपने पार्लियामेंट में भी इसका तस्करा किया था कि नाम फला फला है, ज़मानत नहीं मिलेगी। अदालत एक आखिरी उम्मीद थी, मुस्लिम लीडर्स को भी लगता था कोई भी मामला है, बुलडोज़र चल रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मसला है, मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, तो अदालत जाएंगे। लेकिन अदालतों का मामला भी पहले जैसा नहीं रहा। बिल्कुल, जजेस बदल गए हैं, सिटिंग जज का बयान ऐसा आ रहा है। देखिए, आपको मैं एक बात कहूँ, हम लोग कई जगह अब जजों के बारे में हमारी उम्मीद कैसे होती थी। प्रेमचंद की कहानी हम सब ने पढ़ी है, पंच परमेश्वर। तो हम ये ढूंढते थे कि हमारे सारे जज वो पंच परमेश्वर की तरह होंगे। हम भूल गए कि जज को भी कंटेम्प्रेरी इंसानी हवाएं उसी तरह इफेक्ट करती हैं। अब जिस जज से लोगों को बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने संविधान से संवाद बंद करके सीधे ईश्वर से संवाद शुरू कर दिया। और मैंने कहा था, हल्के में ही कहा था जी, कि भगवान के पास बड़े काम रहते हैं। आप देखिएगा, परीक्षा के दौरान हर विद्यार्थी मंदिर या मस्जिद में एक बार, बिल्कुल। अब मतलब उसको ये पता नहीं कि भगवान बहुत डिस्पैशनेटली और ऑनेस्टली चीज़ों को देखते हैं कि पूरे तुमने 11 महीने तो मुझे याद नहीं किया, अब तुम्हारी परीक्षा आई तो भगवान के पास अर्जियों की कमी नहीं है। अब अगर जजेज भी उनकी अर्जी बढ़ाने लगे तो क्या ही कहें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो बयार है, उस बयार में लोगों को लगता है कि हवा के साथ चलना बेहतर है। हवा के साथ चलना, अगर उल्टे पांव की यात्रा पे है, रिग्रेसिव जर्नी चल रही है, तो अलग कुछ मत करो। इसलिए आप देखोगे कि वो इलाहाबाद के जज साहब, जिनके बारे में कई एमपीज ने, जिसमें मैं जी, आपने भी बोला कि इम्पीचमेंट मोशन के लिए भी हम लोगों ने किया, वो क्यों किया? इस देश को बचाना है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, हमारी इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ का मामला नहीं है।
इस देश में अगर यहाँ के मुसलमान अपने को महफूज नहीं समझते हैं, दलितों को ये लगता है कि वो सेकंड क्लास सिटीजन है, मुसलमानों को ये लगता है सेकंड क्लास सिटीजन है, तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी किसके लिए? दो दोस्तों के लिए। वो इकोनॉमी अगर नीचे नहीं आ रही है, हमारी आपकी थाली को पॉजिटिवली इंपैक्ट नहीं कर रही है, सौहार्द को नहीं इंपैक्ट कर रही है, तो किस काम की? तब तो हम उस तरह के मुल्कों में शामिल हो गए ना, जहां 10 धनिक ही पूरा देश है, बाकी लोग मायने नहीं रखते हैं हाशिए पे। अभी भी रिपोर्ट आई कि जो खाइयाँ हैं बढ़ती जा रही है अमीरी और गरीबी के इंडिया में। अच्छा, एक आगे बढ़ते हैं। 2024 का जो इलेक्शन था बहुत अहम था, उम्मीद थी इंडिया ब्लॉक कुछ नया करेगा, पहले से अच्छा रहा, तो अब संसद में या माहौल में कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? फ़र्क है। मैं आपको बताऊं, वक्फ पे अगर इनको जेपीसी जाना पड़ा जी, तो उस फ़र्क का उसी का नतीजा है। फ़र्क है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर इनको फिर से कमेटी में जाना पड़ा, ये उसका नतीजा है। फ़र्क है, मतलब बीच में मैं बताऊं कि महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव थे, नहीं तो मैंने सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी समेत उनके तमाम लोग बीते 10 वर्ष में कभी एनडीए नहीं बोला करते थे, अब बोल रहे हैं सिर्फ बीजेपी भी नहीं बोलते थे, मोदी सरकार, आज बोलते हैं एनडीए सरकार। तो ये जो एनडीए क्या है, जैसे हम इंडिया है वो एनडीए है। एनडीए कलेक्टिव है, यानी सामूहिकता, उनके पार्टियों की तादाद ज्यादा है, सामूहिकता। तो डेमोक्रेसी सामूहिकता की चीज है, कलेक्टिव, उसकी वापसी हुई है। तो ये फर्क है, लेकिन इस फर्क को और जिंदा रखने के लिए और इसको एक बेहतर मंजिल देने के लिए ये आवश्यक है कि इस तादाद को भी बढ़ाया जाए और इस पॉलिटिक्स को बढ़ाया जाए। तो क्या 2029 से पहले कुछ इम्कान है कि इंडिया ब्लॉक सत्ता में आ जाए, एनडीए टूट जाए? अब मैं देखिए, उस तरह की पामिस्ट्री से कई चैनल चलते हैं जो हर दिन सरकार गिराते हैं और हर दिन नई संभावनाओं को, वो नहीं करना है। हमें लेजिटिमेट तरीके से ही आना होगा और हम आएंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक है जो मैंने कहा कि आंदोलनों और प्रोग्रेसिव एजेंडा, जिसको हम कहते हैं प्रगतिशील दस्तावेज, वो हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हिंदुत्व से लड़ने में मुश्किल है तो थोड़ा बहुत अपने अंदर भी वही वाली पॉलिटिक्स डाल लो, वो नहीं। लोगों को फोटोकॉपी नहीं चाहिए। राहुल गांधी पर इल्जाम लगता है सॉफ्ट नेटवा का। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम सबको, हम संविधान की बात करते हैं, उसको अपना सब कुछ मानना होगा। अभी आपने जब आपसे आपके सवाल में एक आया कि इनकम इनइक्वालिटी, जी, हमारे संविधान में आर्टिकल 39 क्लॉज सी है, वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है कि सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना होने दे। हमें अपने सरकार को अकाउंटेबल बनाना होगा, पूछना होगा कि तुम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हो, यूसीसी पे के से पहले इस पर तुम्हारा क्या नजरिया, 39 क्लॉज सी पे? हम ये सवाल नहीं पूछते। तो इन सवालों को, और ये सवाल लोगों के सवाल है, लोग सचमुच परेशान हैं। मैं धार्मिक हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए नौकरी सबसे महत्वपूर्ण है। नौकरी होगी, एक बेहतर भविष्य होगा, तो आस्था भी बनी रहेगी। नर कंकाल जाके मंदिर मस्जिद में नहीं खड़े होंगे, जो खड़े ही नहीं हो सकते वो कैसे पहुंचेंगे वहां? खड़ा होने लायक बनाओ। अच्छा, ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इनका वक्फ बिल है, इस तरह के कई सारे मामले हैं, तो इनका मकसद सिर्फ हिंदुओं का वोट लेना है या मुसलमानों को तकलीफ में रखना है इनका? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है। ये देश बहुत बड़ा है साहब, ट्राइबल कस्टम्स हैं, एक एरिया में कोई अलग कस्टम है। इसको उत्तराखंड में इन्होंने बनाया तो ट्राइबल्स को अलग कर दिया। वही कह रहा हूं, नहीं, आपको कितना अलग करोगे उत्तराखंड या कहीं भी? देखो, इसकी चर्चा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई जी। क्यों तब के लीडरशिप ने इसको आर्टिकल 44 करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला? क्योंकि उस वक्त कहा गया कि माहौल ठीक नहीं था, तकसीम के ठीक बाद मिसट्रस्ट बहुत कम्युनिटीज के बीच में, बगल में पाकिस्तान बन गया था। उस वक्त की इतनी मैच्योर लीडरशिप थी, उन्होंने कहा नहीं,
जब तक ट्रस्ट रिस्टोर नहीं करोगे लोगों के बीच में, तब तक ये नहीं होना चाहिए। हमने ट्रस्ट रिस्टोर किया है क्या? कहना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि तकसीम से बुरे हालात बना दिए हैं। बिल्कुल भरोसा उठ गया है। तकसीम एक लाइन डाली गई थी सरहद पे, यहां तो घर, परिवार, मोहल्ला, घरों के अंदर तकसीम है। इस तकसीम को जब तक आप खत्म नहीं करिएगा, तब तक क्या चीजें कर पाएंगे। और हां, अगर अपने हालात हम देखें तो आज की डेट में देश की प्रायोरिटी क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन कमिटमेंट टू राइट टू एम्प्लॉयमेंट गारंटी करो, वो नहीं करेंगे, उसमें मेहनत लगती है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन में इनकी दिलचस्पी क्या है? पहले भी था, फिर ये मामला ख़त्म हुआ, तो क्या इनका फ़ायदा है इसमें? नहीं, देखो, ऐसा होता है कि कोई लीडर जब लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, अपनी पार्टी से भी बड़े हो गए हैं, तो उनको लगता है कि अगर एक साथ सरपंच, मुखिया से लेकर के राज्य और देश का चुनाव होगा तो सारे चुनाव वो जीत लेंगे। ये मुगालता कई लोगों को पहले भी हुआ था, इतिहास ने उन्हें उनकी हकीकत बता दी। इस देश में 67-68 तक वन नेशन वन इलेक्शन था। उसके बाद रीजनल पार्टीज का इमरजेंस हुआ, जिसने कांग्रेस को चैलेंज किया। तब कांग्रेस सबसे पावरफुल थी। फिर उस चैलेंज की वजह से कहीं सरकार बनी, अनस्टेबल हो गई, गिर गई, कहीं गिरा भी दी गई, और कहीं पॉसिबल नहीं हुआ कि कोई सरकार बन पाए, तो वो साइकिल टूट गई। आज की डेट में आपकी क्या गारंटी है कि ये साइकिल नहीं टूटेगी? और जो हमने सुना है कि व्यवस्था क्या करोगे, सरकार गिर गई तो प्रॉक्सी गवर्नेंस करोगे, गवर्नर के माध्यम से। बिल्कुल, अगर ये है तो विल ऑफ द पीपल कहां गया? क्योंकि डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है विल ऑफ द पीपल, इलेक्शन का मंत्र है विल ऑफ द पीपल। आप विल ऑफ द पीपल को हटा करके विल ऑफ द लीडर, विल ऑफ द ग्रेट लीडर, जो कभी अपने को नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं, आज फाइनली किसी पॉडकास्ट में बोला कि नहीं मैं बायोलॉजिकल ही हूं, नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं। पहले वो तय कर लें वो हैं क्या। तो मेरा ये मन है कि ये मुगालता कई लोगों को होता है। अब मेजॉरिटी है आपकी, हालांकि इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि आप इसको पास करवा लोगे। और मैं तो कहूँगा बाकी जो दल उनके साथ हैं वो एक बार जरूर सोचें कि इतिहास उनका मूल्यांकन कैसे करेगा। ईवीएम की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, आपकी क्या राय है ईवीएम के बारे में? देखो, मेरा उसमें एक ही लाइन मेरा है, एक चर्चा, अगर इस शंका को, इस शुभा को खत्म करना है, आप 100% वीवीपैट काउंटिंग कर दो। और वो जो वीवीपैट होता है ईवीएम में, जब वो ड्रॉप होता है तो आप 2 सेकंड के लिए वोटर के हाथ में दो, वो वेरीफाई कर ले कि जहां मैंने डाला था वहीं गिरा, ठीक? तो उसके बाद वो बॉक्स में डालो। तो वो टाइम नहीं लगेगा प्रोसेस में? एक बात बताइए, यहां क्या 72 घंटे के बाद कुछ बड़ा होने वाला है? वीवीपैट की काउंटिंग मुश्किल थोड़ी ही है। आप नोट गिनते हो कि नहीं बैंक में? बिल्कुल। आपको एक टेम्पलेट उसी तरह की मशीन बनानी है, विद इन आवर आप सारा कर लोगे। और सबसे बड़ी क्या है, वक्त महत्वपूर्ण है या विश्वसनीयता? ट्रस्ट। वक्त बचा करके अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, चॉइस इज बिटवीन क्रेडिबिलिटी एंड टाइम, और वो भी बहुत टाइम नहीं। इतना कर दे इलेक्शन कमीशन बिना शायरी सुनाए, हम मान जाएंगे। लेकिन कई बार ये भी खबर आती है कि जो ईवीएम का बॉक्स है वही चेंज हो रहा है, उसी को इधर से उधर किया गया है। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को, अगर वो उस तरह की चीजें हैं तो उसके लिए बहुत, मैं माननीय न्यायालयों को भी कहूंगा, जागिए जागिए, क्योंकि इसी पर धुरी है, ये न्यूक्लियस है हमारा। अगर ये न्यूक्लियस ही डिस्टेबलाइज हो रहा है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बाकी जो काउंटिंग से रिलेटेड, वोटिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, उसको ऐसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बिहार में आते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो अपनी सियासत का अंदाज था, सब उनके साथ थे, तो क्या लालू प्रसाद यादव जिन दिनों एक्टिव नहीं है, बीमार चल रहे हैं, तो उनकी कमी महसूस होती है आपकी पार्टी को? देखिए, एक अव्वल तो बीमार वो हैं, लेकिन उतने स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस बहुत बड़ी ताकत है। उनको जो एडवाइस देना होता है वो कम्युनिकेट कर देते हैं, और पूरी की पूरी पार्टी
इस चीज़ को इतना वैल्यू करती है कि मैं बता नहीं सकता। क्रिटिकल मोमेंट्स पर लोकसभा चुनाव में भी उनके इनपुट न सिर्फ हमारी पार्टी को बल्कि देश की अन्य पार्टियों को भी बहुत काम आया है। तो जाहिर तौर पर अगर वो बहुत एक्टिव होते तो शायद वो अलग चीज़ है, वो और बेहतर होता, लेकिन उनकी मौजूदगी अपने आप में एक ताकत है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि उत्तर भारत में पूरी की पूरी सियासत के लिए। 2025 इलेक्शन की क्या तैयारी है बिहार में आप लोगों की? देखिए, एक तो क्या बताऊं कि तेजस्वी जी एज लीडर ऑफ अपोजिशन और जब डिप्टी सीएम थे तो उनका मानना था कि कोई चुनाव की तैयारी ऐसा नहीं है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने किया है तभी हो। 24/7 राष्ट्रीय जनता दल इस मोड में रहता है और तैयार रहता है। एक एक करके जिस प्रकार से चीज़ों को वो ला रहे हैं सामने, जैसे अब माय बहिन मान योजना, ऐसा नहीं था कि एक सुबह जागे उन्होंने कहा ये किया। उन्होंने बाकायदा एक टीम से इसका अध्ययन करवाया और फिर उसके बाद फीडबैक जो लोगों से मिला उसके आधार पर इस योजना को उन्होंने नाम, उसी तरह से वो सामाजिक सुरक्षा की जो योजना है, वृद्धावस्था हो, दिव्यांगजन हो, हमारी जो विडोज़ हैं, विधवा माताएं बहनें, उनके लिए 400 से 1500 करना, बिजली हम सब जानते हैं, बिहार में मैं रहता हूँ, मेरा घर है, बिजली बहुत कटती है बिजली वहाँ, बहुत कट और बहुत महंगी है। और अभी बिजली का वो स्मार्ट, हाँ, तो मैं उस पर भी आ रहा था। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने, और सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, पिछली बार भी हमारा कमिटमेंट था और हमने तय किया था, जैसे नौकरी वाला था। तो जब तेजस्वी जी के पास नीतीश जी के लोग अप्रोच किए कि बीजेपी हमें परेशान कर रही है, निगलने की कोशिश कर रही है, तो इनकी एकमात्र शर्त थी, पहले तो रिलक्टेंट थे लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नौकरी में फ्री हैंड चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं, डोमिसाइल को लेकर के हमारा नज़रिया है, वो बिल्कुल वो साफ कर देंगे। और मैं कह रहा हूँ कि इसलिए कमोबेश अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें, अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों वाला भी देखें, तो ये पूरा एक पैराडाइम है जिसमें उनका मानना है कि उनका बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संघर्ष नहीं है। उनका मुद्दा है बिहार को रोजगार युक्त बनाने का, एक एक इलाके को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जाल बस बिछे, क्योंकि वो हमारे पास वही एक विकल्प है। जो माइग्रेंट कर रहे हैं, माइग्रेशन मिनिमाइज किया जाए और जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइग्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर होम्स अवेलेबल कराए जाएं, जिसको कर्पूरी होम कहिए, अलग अलग, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं हों, कनेक्टिविटी हो, उनका डेस्टिनेशन सोर्स के साथ एक कांटेक्ट हो, इस तरह की बहुत, मतलब ये एहसास हो कि उनकी जो सरकार है, हाँ, उनका जो स्टेट है, उनके लिए कुछ कर रहा है, उनका मजाक न बनाया जाए कि बिहारी हैं, जो एक दौर था, वो सारी चीज़ें उनके एजेंडे में। और इसलिए मैं कहूँगा कि अलग से तैयारी की कोई आवश्यकता अभी बिहार में चल कर लगातार रोजाना 1-2 दिन पर खबर आ जाती है कि आरजेडी और जदयू में अलायंस होने वाला है। लालू प्रसाद यादव जी ने तो ऑफर भी कर दिया था बाज़ाब्ता। वो आप अगर सवाल पूछने वालों के सवाल की फहरिस्त देखते हैं और लालू जी का जवाब देखते हैं, मैंने एक एयरपोर्ट पे एक मीडिया के मित्र मिले थे, उनसे मैंने कहा कि लालू जी उत्तर भारत के सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर है, उनके शब्द सुनिए तो उनके भाव भी देखिए। पत्रकार महोदय लगातार सवाल पूछ करके शब्द सुनने में रह गए, भाव नहीं देखा उनका। और तेजस्वी जी ने बाद में ठीक ही कहा कि आपकी उत्कंठा को एक सीमित समय के लिए एक दिशा उन्होंने दे दी। वो खबर, उसकी पूरी एक्सपायरी डेट 24 घंटा से नीचे की थी। बिहार में कुछ नहीं चल रहा है। जो चीज़ें आप स्पेकुलेशन देख रहे हैं, हो सकता है नीतीश जी का अपना बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी हो। अब नीतीश जी का भी मैं क्या कहूँगा, उनके लोगों का, क्योंकि एक अधिकारी, 2 नेता यही सब चला रहे हैं नीतीश जी को। कई दफ़ा तो हमें ये एहसास होता है कि उन्हें दैनंदिन की जो दिक्कतें बिहार में हैं उसकी सूचना भी उन तक है या नहीं है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो हमारी ओर से ये स्पष्ट है, तेजस्वी जी जो हमारे अपने अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारा एक रोड मैप है और हम चुनाव। किसने अलायंस को इसमें जगह नहीं मिलेगी, किस नई पार्टी को? नहीं, देखिए कोई नई कौन सी है पार्टी वहाँ। अच्छा, जदयू का क्या फ्यूचर आपको दिख रहा है आज के दौर में या 2025 में नीतीश कुमार का? मैं वो टैरेट रीडर और हाथ वाथ देख करके तो बोलूँगा नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वैचारिकता से जानी जाती है।
नीतीश जी की पार्टी की वैचारिकता लुप्त हो चुकी है। लेकिन विकास के नाम पर तो जाने जा नहीं नहीं, विकास, देखिए, विकास और वैचारिकता को एक विपरीत शब्द मत बनाइए। ऐसा विकास किस काम का कि सड़क पर चलने में कुछ लोगों को आप बाधा उत्पन्न करें और कुछ लोगों के लिए ना हो, कुछ लोगों के लिए मखमली बिस्तरा, कुछ लोगों के लिए चटाई भी ना हो। ये विकास नहीं है ना। ये विकास का ये मानदंड मैं समझता हूं कि बिल्कुल नकारे जाने लायक है। वैचारिकता इसलिए महत्वपूर्ण है पॉलिटिक्स में। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण आपको दूं, एक जरा आंख नीचने की देर थी, तेजस्वी जी या लालू जी को बीजेपी सर पे उठा लेती। लालू जी ने आज तक क्यों नहीं किया? उनसे ज्यादा प्रताड़ना किसी ने सही है क्या? नहीं। उनसे ज्यादा उत्पीड़न किसी ने सहा है क्या? नहीं। इस उम्र में जितना तेजस्वी यादव जी ने सह लिया, क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि वैचारिकता के साथ समझौता नहीं। तो जदयू के साथ, और जदयू के कई लोग बहुत आहत हैं इस बात से, जदयू में डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। एमएलए अपने नेता से मिल नहीं सकते, अधिकारी से टाइम मांगना पड़ता है, अधिकारी के माध्यम से पॉलिटिकल सूचनाएं मिल रही हैं। ये किसी भी दल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और उस दृष्टिकोण से अगर रिपोर्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड देखिए आप जेडीयू का, तो बहुत कन्विंसिंग नहीं है, आश्वस्त नहीं करता। आरजेडी की विचारधारा क्या है? देखिए, आरजेडी की 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं। एक, समावेशी समाज, समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। इस पर हमने सदन से लेकर सड़क तक आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हो सकता है हमसे चूक हुई हो, लेकिन वो चूक एपिसोडिक रही होगी। अच्छा, बिहार में एक नई पार्टी आई है, नए नेता है प्रशांत किशोर। देश में कई लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अब बिहार में वो चैलेंज बने हुए हैं, आपके लिए भी, दूसरी पार्टियों के लिए भी, और अभी 15 दिनों से चर्चे में है वो। देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया है, ये आपको किसने कहा? वो खुद दावा करते हैं। हाँ, खुद दावा करते हैं ना। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ट्रंप को इस बार बड़ी मदद की है रिपब्लिकन प्राइमरीज जीतने में, और बाद में रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर बाद में वो प्रेसिडेंट बने। उसमें नहीं जाना, देखो उनका अधिकार है, वो चुनाव लड़ें, खूब लड़ें, लेकिन बिहार वैचारिकता पे पड़कता है लोगों को। अभी जिस तरह की जुबान बोली जाती है, मैं इतना गर्व के साथ आपको कह सकता हूं, मेरे नेता कम उम्र के हैं तेजस्वी जी, उनके मुंह से किसी के लिए अशोभनीय अश्लील शब्द नहीं सुना होगा, कभी किसी के लिए नहीं। ये गंभीरता बेहद आवश्यक है। चुनाव लड़िए, लेकिन ऐसा न लगे कि आपको कोई और लड़वा रहा है, ठीक है? ये चीजें प्रकारांतर में कौन लड़वा रहा है? अब ये तो आप सब जानते हैं। मेरे इतना कहने के बाद भी ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कबीर का दोहा भी नहीं था जिसको समझने में अच्छा, बिहार में एक और पार्टी है AIMIM, किशनगंज में या उस इलाके में 5 सीटों पर उनको जीत मिली, 4 को आप लोगों ने तोड़ लिया। तो उनकी सियासत से आप लोग क्यों एग्री नहीं करते? उन पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। बताऊं, अव्वल तो आपने क्यों कहा कि तोड़ लिया? ऐसा नहीं है, वो खुद गए। जमीन की हकीकत कुछ और होती है। और मैं 20 का चुनाव, यकीन मानिए मेरा, मैं उस इलाके से वाकिफ हूं। अभी भी मेरी पार्टी ने मुझे उस पूरे प्रमंडल का प्रभार दिया हुआ है। कल भी मैं पूर्णिया जा रहा हूं, और अभी आया हूं अररिया से, और फिर आगे किशनगंज कटिहार है। मैं आपको एक बात बताऊं, वहां की जमीनी हकीकत में ना वो जीत MIM की नहीं थी। कई दफा पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको नहीं, उसको नहीं, उसको लोकल फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें चीजें हुई, लेकिन लोगों ने रिग्रेट किया। मैं, ओवैसी साहब मेरे अच्छे जानकार में से हैं, उनको बड़ी अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल समझ है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आज जिस दौर में हमारी राजनीति, उनको यह फैसला तो करना होगा ना कि उनका फैसला फासला ना बढ़ाए। उनके फैसले अक्सर फासला बढ़ाते हैं, और हम फासला खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
और कामयाब होंगे, आपको बता रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखिएगा उस पूरे इलाके में आपको एक ज़बरदस्त लहर दिखेगी और वो समावेशी होगी। उसमें मुस्लिम समुदाय में भी वहाँ जो अलग अलग कौमें हैं, वो ईबीसीज हैं, ओबीसी हैं, अपर कास्ट हैं, सब मिल करके सीमांचल की जो वो एक तहजीब है, जिसको आप गंगा जमुनी कहिए या महानंदा की तहजीब कहिए, वो बरकरार रहेगी। अभी आपने एक बड़ी बात कही कि ओवैसी साहब के जो फैसले हैं वो फासला बढ़ाते हैं। क्या मतलब, क्या ओवैसी की जो मुस्लिम आइडेंटिटी वाली सियासत है, नहीं, मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं, देखिए वैसी राजनीति तो बहुत लोगों ने की है। अक्सर क्या होता है ना कि मान लो कि आप जान रहे हैं कि इस जगह पे ये पार्टी बीजेपी को चैलेंज कर रही है, अच्छे पोजीशन में है, इस पार्टी ने आज तक सेक्युलरिज्म पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वहां अगर आप अपना कैंडिडेट उतारते हो तो दिल में कहीं ना कहीं ये तो होता है कि किसी से फासला आप कम कर रहे हो और किसी से फासला बढ़ा रहे हो। जिनसे बढ़ाना नहीं चाहिए था उनसे बढ़ा रहे हो, जिनसे बढ़ाना चाहिए था वहां नजदीकियां बढ़ा रहे हो। पार्लियामेंट में आप दोनों की कुर्बत है, तस्वीरें साथ आ जाती है, तो क्या इस सब मुद्दों पर बातचीत नहीं होती है? कई बार बातचीत हुई है। देखिए पता नहीं, वो उनकी सियासत असल में जिस जगह पे है वो अलग तरह की जगह है, और कई दफ़ा आदमी जिस जगह सियासत करता है उसी वर्ल्ड व्यू से सोचता है। तो मैं और उस पर कुछ नहीं कहना, उस वर्ल्ड व्यू को वो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, जबकि बाकी की सारी जगह हैदराबाद की तरह नहीं है, वो फर्क। किशनगंज को भी समझा जाता है कि वह हैदराबाद, ऐसा नहीं है, किशनगंज और हैदराबाद अलग अलग। एक सवाल है, और ये सवाल मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप आरजेडी के नेता, बल्कि आप एक इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर है। इंडिया में एक मिजाज ये भी बन रहा है कि जैसे यादवों की एक पार्टी है, उधर सिखों की एक पार्टी है, अकाली दल है, शिवसेना है, तो क्या मुसलमानों के पास भी एक दो ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए जिसकी लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में हो? मुसलमानों के जो बहुत सारे रिलीजियस मुद्दे हैं, दूसरे मुद्दे हैं जिस पर वही खुलकर बोल सकते हैं, दूसरे साथ नहीं आते हैं। नहीं, पहली बात देखिए, यादवों की पार्टी कौन सी है? समाजवादी पार्टी, आरजेडी। कैसे कह रहे हो यादवों की पार्टी? MY समीकरण। नहीं, समझा तो यही जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जो एक आप जैसे लोग भी अगर इस तरह, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं, जो कौन लोग हैं? जो एक तस्वुर है, नहीं, तस्वुर ये बहुत घटिया लोगों का है जी। लालू जी गरीब के नेता थे, बिल्कुल गरीब के नेता थे, और गरीब की कोई जात हो, कोई धर्म हो, मुलायम सिंह जी गरीब के नेता थे। ये बहुत सिस्टमैटिकली 2000 ईस्वी के आसपास लोगों ने MY करना शुरू किया। आज भी हमारा, अच्छा 2000 के आसपास ये होगा? यस, ये पूरा का पूरा 2000 के बाद का है। अच्छा। आप अभी भी बूथ वाइज डेटा देख लो, आपको पता चल जाएगा कि MY कहने वाले कितने पानी में खड़े हैं। ये खैर महत्वपूर्ण पहलू आपके प्रश्न का दूसरा था। आपको शुरुआती आपके कुछ सवालों में मैंने कहा था कि वक्त यह है कि आज कास्ट क्लास कम्युनिटी सॉलिडारिटी हो, देश तभी बचेगा। अगर ऐसे पार्टियां बनती रहेंगी ना, तो जिनसे हम लड़ रहे हैं वो और ताकतवर होते जाएंगे। उनकी मंशा ही यही है, वो सोचते ही यही है कि आप ऐसा ही करके रहो। उनकी पॉलिटिक्स को अगर खत्म करना होगा तो हमें नए पॉलिटिक्स की तामीर करनी होगी, और वो नई पॉलिटिक्स क्या है? हाथ पकड़ो, कास्ट क्लास, जिसको हम कहते हैं जाति वर्ग समुदाय, इसकी सॉलिडारिटी जोड़ो, और उसमें सारे सवाल के होंगे। मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन आप देख लीजिए, मेरी पार्टी ने मुझे इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी, एक भी मुस्लिम से जुड़े इशू पे आप ये बता दीजिए कि हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मैंने क्या बोला। नो डाउट। जब ये जो जेल में बंद हमारे उमर खालिद, शर्जील इमाम, हमारा मीरान जी, मीरान, ये सारे लोग हमने बोलना शुरू किया तो बाकी सांसदों ने बोलना शुरू किया। मैं इसको इसलिए नहीं कहा, अगर मेरी पार्टी मुझको ताकत नहीं देती तो मैं बोल पाता, मेरी पार्टी मेरे पीछे खड़ी नहीं होती तो मैं बोल पाता। पार्टी की ताकत है, और वो ताकत मैं बता रहा हूं, वो ताकत मेरी पार्टी भी, हिंदुस्तान के मिजाज को हम लोग समझते हैं। हिंदुस्तान ऐसे चलेगा ही नहीं टुकड़ों टुकड़ों, बाड़ों बाड़ों में अलग अलग, उसको मिलके ही रहना होगा, और तभी मैंने कहा ना कि वो तामीर करनी होगी, और वो होगा।
बिल्कुल, एक आखिरी सवाल, भारत में इतने सारे मसाइल हैं, तो भारत का फ्यूचर और माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का फ्यूचर यहाँ क्या लग रहा है आपको? मैं बता रहा हूँ, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया कह लीजिए, इसका फ्यूचर बहुत बेहतर है। ये महासागर रहा है, महासागर ही रहेगा, तालाब नहीं बनेगा। जो लोग तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो तालाब में पड़े रहेंगे, देश महासागर वाले चरित्र पे रहेगा। ये विसंगतियां, एनॉमलीज कई मुल्कों में पहले भी आई हैं। जर्मनी उदाहरण है, अभी हमारे फिलिस्तीन में जो हो रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं, लड़ने वाले कम नहीं है इस देश में। लोग अपनी जान कुर्बान कर देंगे। हो सकता है हम में से बहुत लोग नहीं रहें वो दिन देखने के लिए, लेकिन ये देश फिर से गांधी, नेहरू, अंबेडकर, आजाद, पटेल का देश होगा। इसको कोई दूसरा रंग, कोई दूसरा मुलम्मा चढ़ाएगा, वो इतिहास में दफन हो जाएगा डस्टबिन के माध्यम से। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मारूफ दानिश्वर और राज्यसभा के एमपी प्रोफेसर मनोज कुमार झा साहब। कई मुद्दों पर तफसील से बातचीत हुई। आप जिस तरह राज्यसभा में बोलते हैं, पूरा देश सुनता है, यहाँ भी आपने इसी तरह खुलकर अपने विचार को रखा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी इसी तरह किसी और शख्सियत के साथ। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।